नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का यूसीआई कराला लाइव चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जो आज की वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसमें हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार और उस क्षेत्र में जो भी उच्च भूमियां हैं, जैसे बुंदेलखंड का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, अरावली हो गया, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, या फिर प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्कन वाला पार्ट है उसके नाम से जानते हैं, उन सब की चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। तो बच्चों, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, एकदम लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सारी परीक्षाएं जो आप तैयारी कर रहे हो जिनकी, उनके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम उस पर क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग थियरी पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, यहां पर हमारे देश में एक वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसको इंग्लिश में पेनिनसुलर प्लेटो कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेटो का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। यहां पे बच्चों दो वर्ड यूज हुआ है, एक पेनिनसुलर और एक प्लेटो। दोनों का क्या मतलब होता है, दोनों ऐसी कौन सी भौगोलिक संरचनाएं होती हैं, जिनकी क्या विशेषताएं होती हैं, थोड़ा इनकी चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर की। प्रायद्वीप, इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं बच्चों। तो प्रायद्वीप होता क्या है एक्चुअल में? प्रायद्वीप ऐसी भौगोलिक आकृतियां होती हैं जो तीन ओर से, याद रखिएगा, जो तीन ओर से पानी से घिरी हो। तो कोई भी भौगोलिक आकृति अगर वह तीन ओर से पानी से घिरी होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसे बोल देंगे प्रायद्वीप। तो अगर हम अपने इंडिया के मैप को देखेंगे तो हमारा इंडिया का जो साउथ वाला लगभग पोर्शन है, या ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये देखिए हमारा इंडिया का मैप है, तो लगभग यहां से लेकर ये वाला पोर्शन और लगभग इधर का ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा यहां तक पानी से घिरा हुआ है। तो इसको हम ये मान लेते हैं कि भारत लगभग तीन ओर से पानी से घिरा है। तो यहां तक का ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के रूप में क्या करते हैं? बोलते हैं। तो पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र होगा जो तीन ओर पानी से घिरा होगा, उसको प्रायद्वीप कहेंगे। और हमारा भारत का जो साउथ वाला हिस्सा है, यानी कि साउथ इंडिया जो है, वह भी एक प्रकार से प्रायद्वीप है। अगर यहीं पे बच्चों एक क्वेश्चन पेपर में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला बताइए, तो अगर विश्व का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला कौन सा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार रिपीट भी होता है। तो ये आप याद रखिएगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा जो पेनिनसुला है उसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। तो ये जो अरेबियन पेनिनसुला है बच्चों, यानी अरब प्रायद्वीप जो है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे और भी प्रायद्वीप हैं। भौगोलिक और स्ट्रेटजिक यानी रणनीतिक महत्व से वो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। उसमें आप एक नाम सुनते होंगे, क्रीमिया। क्रीमिया प्रायद्वीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप नाम सुनते होंगे सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप बच्चों, यहाँ पे मैं दो चीज आपको बता दूं इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा। एक आप देखोगे, नाम सुनते होंगे सिनाई प्रायद्वीप। एक्चुअल में ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इस पर क्यों क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, एक्चुअल में है कहां? देखिए, ये जो है कि हमारा अफ्रीका का मैप है। तो अफ्रीका के मैप में यहां पर क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये करके ऐसे करके ये इधर चला गया है, और फिर यहीं पे आप ये देखना कि ऐसे करके फिर ये इसमें मर्ज हो गया और फिर ये हो गया। तो
यहां पर ये वाला जो पोर्शन है इसी को हम सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। और ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, इधर से लाल सागर और इधर से जो है कि भूमध्य सागर, और ये एक तरफ से यहाँ पर स्वेज नहर वगैरह, तो ये भी काफी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो जो मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि सिनाई प्रायद्वीप किसका हिस्सा है, ये इजिप्ट का हिस्सा है, इजिप्ट यानी कि मिस्र का हिस्सा है। और जो सुएज कैनल बना हुआ है बच्चों, सुएज कैनल जो आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करता है, वो इसी सिनाई प्रायद्वीप पर बना हुआ है। इसके अलावा क्रीमिया का प्रायद्वीप बहुत फेमस है। क्रीमिया प्रायद्वीप आपको पता है रसिया के पास में है, जिसको रसिया ने कंट्रोल किया हुआ है, ब्लैक सी में उसमें जाने का रूट होता है वहां से। तो सिनाई प्रायद्वीप, क्रीमिया प्रायद्वीप, अरेबियन प्रायद्वीप, बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। उनमें से हमारे पास भी एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है दक्षिण भारत का प्रायद्वीप। और अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन कभी भी वो पूछें कि पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला बताइए कौन सा, तो अरेबियन पेनिनसुला। अब बच्चों मेन अपने मुद्दे पर आते हैं कि हम प्रायद्वीपीय पठार की बात कर रहे थे अपने। तो प्रायद्वीप तो समझ गए, प्लेटोस क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए, ये जो प्लेटोस होते हैं, एक्चुअल में बच्चों प्लेटो का मतलब होता है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जो अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे हों। पहले तो ये याद रखिएगा, अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होंगे। दूसरी चीज, अब ये ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं होगी कि पर्वत या पहाड़ जैसा ऊंचा होगा, लेकिन हाँ एवरेज रूप में इनकी हाइट ये आप लगा लो कि 1000 से 800-900 मीटर के आसपास वेरी करता है। तो ये कोई मतलब फिक्स पैरामीटर नहीं है कि पठार की ऊंचाई क्या हो सकती है, लेकिन औसत रूप से पहाड़ों की तुलना में कम होती है, आप इतना याद रखिएगा। तो ये आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे होते हैं और इनके बच्चों जो शीर्ष होते हैं ना, ये याद रखने वाली बात है, इनका शीर्ष जो होता है वो समतल होता है। जैसे पहाड़ों के जो शीर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नुकीले होते हैं, एंगुलर शेप में होते हैं। अगर ऐसा आपको आकृति दिखेगा तो आप इसको तुरंत बोल दोगे कि ये जी पहाड़ है। लेकिन अगर ये जो शीर्ष इसका है, अगर वो एंगुलर न होकर समतल हो जाए, जैसे मान लीजिए कि वो इस तरीके से हो जाए, तो अगर इस तरीके से आपको कोई आसपास के क्षेत्र में कोई ऊंचा स्थान दिखेगा तो आप इसको क्या नाम दे दोगे, प्लेटो नाम दे दोगे। तो जिसका शीर्ष समतल, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि चौड़े मेज की तरह। तो जो जैसे फ्लाईओवर्स होते हैं एलिवेटेड, यहां से उठकर ऐसे करके ऐसे आते हैं, तो इस तरह की अगर आकृतियां आपको दिखेंगी आपके आसपास, जो आपके आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। तो वापस अपने मेन पॉइंट्स पे आते हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब एक ऐसा भूभाग भारत का जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ है और आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा है, साथ ही साथ इसका जो शीर्ष है वो चौड़े मेज की तरह समतल है। इतना क्लियर है बच्चों? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कब हुआ, यानी ये भारत का हिस्सा कब बना, इस पर भी बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जिसकी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, तो ये भारत का सबसे पुराना भाग है। और इसका जो निर्माण हुआ था बच्चों, इसका निर्माण आर्कियन काल में हुआ था, याद रखिएगा। किस काल में हुआ था? आर्कियन काल में। आगे अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। आर्कियन काल, हमारे भूगोल के जो जानकार लोग हैं, जो भूगोल के विद्वान हैं, उन्होंने इस पूरे धरती का जो समय है इसको कई सारे काल और उसमें युग वगैरह में बांटा हुआ है। तो उसी में काल होता है आर्कियन काल। तो आर्कियन काल में इसका निर्माण हुआ। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है बच्चों।
गोंडवाना लैंड का। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट और लेता हूं समझाने के लिए। जब ये धरती का अस्तित्व हुआ था तो इस धरती पे क्या हुआ कि सारा का सारा जो आज के डेट में महाद्वीप या देश दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एक साथ यहाँ पे झुंड के रूप में पड़े हुए थे। यानी सारे भूभाग या जो भी 7 महाद्वीप हैं, ये सब के सब एक साथ सटे हुए थे और इनको कहा जाता था बच्चों पेंजिया। बाकी जो महासागर यानी जो पानी था 71% भाग पर, इनको कहा जाता था पैंथलासा। आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है ये 2 टुकड़ों में बट गया, और जब ये 2 टुकड़ों में बटा तो एक ऊपर की ओर चला गया जिसका नाम रखा गया बच्चों अंगारा लैंड या लॉरेंसिया। इसको लॉरेंसिया या अंगारा लैंड बोले। और जो नीचे की तरफ पार्ट आया इसका नाम गोंडवाना लैंड हो गया। तो ये तो गोंडवाना लैंड है, ये पेंजिया का एक पार्ट है। पेंजिया 2 टुकड़ों में बटा, एक अंगारा या लॉरेंसिया में और दूसरा गोंडवाना में। और आगे चलकर ये गोंडवाना भी बहुत सारे हिस्सों में टूटा बच्चों, जैसे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में टूट गया, साउथ अमेरिका में टूट गया, अपने इंडिया में टूटा, ऑस्ट्रेलिया में टूटा। तो ऐसे ये काफी पोर्शन में ये टूटा। तो जो हमारा इंडिया, यहाँ पे जो भारत की बात हो रही है, तो भारत का कौन सा भूभाग, क्या हिमालय, क्या हमारा गंगा यमुना का मैदान, या क्या हमारा थार डेजर्ट? नहीं, प्रायद्वीपीय पठार, वो था गोंडवाना लैंड का हिस्सा। तो बच्चों याद रखिएगा, भारत के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में, चाहे वो हमारा हिमालय हो, चाहे वो उत्तर भारत का विशाल मैदान हो, चाहे तटीय मैदान हो, चाहे थार डेजर्ट हो, कोई भी जो अगर आप भौगोलिक प्रदेश देखोगे उसमें जो सबसे पुराना भाग होगा वो हमारा होगा प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे पुराना भाग है, आर्कियन काल में बना हुआ था और ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका जो आकार है बच्चों वो त्रिभुजाकार है, यानी कि ये इस तरह का त्रिभुज नहीं बनेगा, इसका इनवर्स बन जाएगा, उल्टा। यानी कि इसका जो आकार होता है लगभग प्रायद्वीपीय पठार का, वो इस तरीके से होता है, उल्टे त्रिभुज के आकार का, उल्टे त्रिभुज के आकार का इसका होता है। इसके अलावा बच्चों यहां पे एक चीज और समझिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है, इस प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो एक चीज आप ये समझ लो कि पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख। उसमें से आधा कौन हो गया, प्रायद्वीपीय पठार। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाए कि क्या इस पूरे भारत में सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है, क्या माउंटेन्स हैं, क्या प्लेन्स हैं यानी मैदान हैं, क्या डेजर्ट यानी कि मरुस्थल हैं, क्या आइलैंड्स यानी द्वीप हैं, या फिर प्लेटोज हैं, तो याद रखिएगा पेनिनसुलर प्लेटो, दिस इज द अवर मोस्ट लार्जेस्ट पार्ट। बच्चों याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारत के इस पूरे क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा भाग में कौन फैला हुआ है, तो वो हमारा फैला हुआ है प्रायद्वीपीय पठार। लगभग भारत के आधे हिस्से पर इसका विस्तार है। अब इसमें अरावली, विंध्याचल वगैरह को मैं शामिल कर रहा हूं, इस हिसाब से मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। तब भी आप याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना हिस्सा है, आर्कियन काल में इसका निर्माण हुआ, इसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार का है, और ये गोंडवाना लैंड का एक भाग है। जब गोंडवाना लैंड का भाग है तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे पुराना हो जाएगा। और दूसरी चीज, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत के लगभग आधे भाग पर विस्तृत है। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पे जो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार को 2 पार्ट में बांटा जाता है। और इस 2 पार्ट को पहले आप समझो। जैसे अगर हम प्रायद्वीपीय पठार को थोड़ा और अच्छे से समझें तो प्रायद्वीपीय पठार को यहां पे 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक को हम कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमियां, मध्यवर्ती
उच्च भूमियां, और दूसरा वाला जो है उसको हम कहते हैं दक्कन का पठार। ये दक्कन पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के स्पेशली दो पोर्शन हो गए, एक दक्कन डेक्कन प्लेटो और एक हाईलैंड्स। ये जो मिडल हाईलैंड्स हैं, इंडिया के जो मिडल पार्ट में हाईलैंड्स या अपलैंड्स हैं जो उठे हुए हैं, मैंने बोला ना कि आसपास के क्षेत्रों से उठे हुए आपको दिखेंगे, तो ये जो अपलैंड्स या फिर हाईलैंड्स हैं मध्य वाले क्षेत्र में, एक वो वाला पोर्शन। अब देखिए इसके अंदर हम किसको किसको पढ़ेंगे, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत एक तो बात करेंगे बच्चों, अरावली की बात की जाएगी। इसके बाद इसमें बात की जाएगी मालवा के पठार, बुंदेलखंड के पठार, उसके अलावा बघेलखंड का पठार, उसके अलावा विंध्याचल या विंध्यन, इसके अलावा यहां पे छोटा नागपुर पठार, ये सब बच्चों जो है कि मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और लास्ट पोर्शन यहाँ पे दिखेगा जिसको हम मेघालय का पठार भी कह सकते हैं। तो ये जो मेघालय पठार है ये सारे के सारे आपको मध्यवर्ती उच्च भूमि में दिखने वाली हैं। आप इसमें सतपुड़ा को भी डाल सकते हो, तो सतपुड़ा भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप इधर दक्कन के पठार की बात करेंगे तो दक्कन के पठार में हम लोग स्पेशली जो दक्कन का पठार है, यानी कि जैसे कि महाराष्ट्र में जो पठार है इसको हम तेलंगाना का पठार के रूप में बांट सकते हैं, इसको हम रायलसीमा का पठार कह सकते हैं, इसको हम मैसूर के पठार में बांट सकते हैं, इसको हम जो आंध्र प्रदेश वगैरह में और भी जो चीजें हैं थोड़ी बहुत उनके अंतर्गत हम इसको बांट सकते हैं। तो ये सारी की सारी यहां पर आपको इसमें ये दिख जाएंगी जो दक्कन के पठार के पार्ट में आएंगे। तो बच्चों यहां पर याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार को मैंने बेसिकली दो पार्ट में बांट दिया, मध्यवर्ती उच्च भूमियां और दक्कन का पठार। और इसमें सबसे पहले हम लोग यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं अरावली की। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ये जो अरावली है बच्चों, पहले तो आप ये समझिएगा, अरावली इस पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है। तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे विश्व का। तो आप याद रखिएगा ये पूरे विश्व का है। इसके अलावा इस अरावली का जो अपर्दन है, जो इरोजन है, वो सबसे ज्यादा हुआ है। यानी कि अरावली में जो कटाव है या अरावली की जो ऊपर की श्रेणियां हैं, इनके ऊपर जो अपर्दन हुआ तो इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा लगातार कम होती गई। तो एक समय था जब अरावली बहुत ऊंचा माउंटेन्स था, लेकिन आज के डेट में अरावली एक अवशिष्ट पहाड़ के रूप में जाना जाता है। तो ये आज के डेट में किस रूप में जाना जाता है? यह एक अवशिष्ट पर्वत है बच्चों। अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है बचा हुआ पहाड़, यानी इसका बहुत सारा पोर्शन जो है कि अपर्दन चाहे अपक्षय जो भी कह लो, इरोजन वगैरह से खत्म हो गया है। तो ये अब यहाँ पे एक बचे हुए पहाड़ के रूप में स्थित है। इसका जो विस्तार है अरावली का, अगर बच्चों विस्तार आप देखो तो ये गुजरात से शुरू होता है। गुजरात में पालन की पहाड़ियां, एक जगह है पालन की पहाड़ी, पालन की पहाड़ी से शुरू होता है और फिर पूरा का पूरा राजस्थान होते हुए ये दिल्ली तक पहुंचता है। हरियाणा में भी थोड़ा बहुत विस्तार, फिर ये दिल्ली तक पहुंचता है। और दिल्ली में जब ये पहुंचता है तो ये रायसीना की पहाड़ी पे जाके खत्म हो जाता है। तो रायसीना पहाड़ी या दिल्ली रिज भी कह सकते हैं हम, ये जो है ये आपको दिल्ली में दिखेगी।
तो कुल मिला जुलाकर अरावली का बच्चों जो विस्तार है वो गुजरात में पालन की पहाड़ी से लेकर दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा गुजरात हो गया, यहां से ये पहाड़ी स्टार्ट हो रही है और ये यहां दिल्ली तक जा रही है। तो इसका जो डायरेक्शन है, अरावली का जो डायरेक्शन है वो आप देख लीजिएगा कहां से है। ये यहां पर साउथ, ये साउथ और ये वेस्ट, तो साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। तो ये कभी कभी जो राजस्थान स्पेशल परीक्षाएं होती हैं, वैसे तो अन्य एसएससी वगैरह में नहीं, लेकिन राजस्थान स्पेशल में एक बार क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, अरावली की आप दिशा बताओ। तो अरावली का किस दिशा से किस दिशा में फैला हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट कह सकते हो या फिर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो। इसके अलावा बच्चों, हाँ, यहाँ पे अरावली में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, जरा इनको देख लेते हैं। अरावली की पहाड़ियां, तो अरावली में बहुत सारी पहाड़ियां हैं। जैसे नंबर 1 तो हमने बताया कि पालन की पहाड़ी। ये जो पालन की पहाड़ी है ये आपको कहां पर मिलने वाली है, गुजरात में। इसके अलावा जरगा की पहाड़ी, जरगा की पहाड़ी ये भी किसका हिस्सा है बच्चों, ये भी अरावली का हिस्सा है। कहां पर है, राजस्थान में। इसके अलावा हर्षनाथ की पहाड़ी, ये भी आपको कहां पर मिलने वाली है, ये भी आपको राजस्थान में मिलने वाली है। इसके अलावा माउंट आबू की पहाड़ी, माउंट आबू की पहाड़ी ये भी आपको कहां पर मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। चित्तौड़ मेवाड़ की पहाड़ियां, इसके अलावा बच्चों कौन सी आपको पहाड़ी मिलने वाली है, चित्तौड़ या मेवाड़ की पहाड़ियां। ये जो चित्तौड़ मेवाड़ की पहाड़ियां ये भी आपको कहां मिलेंगी, राजस्थान में मिलेंगी। और एक और आपको यहां पहाड़ी मिलने वाली है जिसका नाम है रायसीना पहाड़ी। ये आपको कहां पर मिलने वाली है, ये आपको दिल्ली में मिलने वाली है। इसको दिल्ली रिज के नाम से भी जाना जाता है। कई बार किताबों में आपको दिल्ली रिज भी दिखेगा। दिल्ली रिज का मतलब है दिल्ली की छोटी छोटी पहाड़ियां जो पार्ट हैं अरावली की। तो अगर कभी भी पेपर में जैसे क्वेश्चन वो पूछते हैं, क्या क्वेश्चन बनाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अरावली का हिस्सा नहीं है। मान लीजिए ऐसे करके क्वेश्चन आपके सामने आया और ऑप्शन में उन्होंने दिया कि पालन की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी, माउंट आबू की पहाड़ी या अजंता की पहाड़ी। तो बच्चों याद रखना, अजंता की पहाड़ी इसका हिस्सा नहीं है। अजंता की पहाड़ियां जो है कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के बफर जोन में वो स्थित हैं। लेकिन फिलहाल आप ये देख लेना, अरावली की ये कुछ बेसिक पहाड़ियां हैं जो आपको याद रखना है। अब इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बच्चों अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं, उसका नाम है माउंट गुरु शिखर। उसका नाम है बच्चों गुरु शिखर। ये जो गुरु शिखर है ये किस पहाड़ी पर है, माउंट आबू पर। तो इस पूरे अरावली में, ये जो जिस अरावली की हम लोग बात कर रहे हैं, इस पूरे अरावली में सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट आबू है और उस माउंट आबू पर सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर मानी जाती है। ये पेपर में एसएससी ने पूछ रखा है बहुत बार। मोस्टली जो अब तक हम लोगों ने अरावली के जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है हाईएस्ट पिक इसका, वो है गुरु शिखर 1722 माउंट आबू पर। इसके बाद बच्चों अरावली के बारे में 2-3 चीजें मैं और बता रहा हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके आज की वीडियो बन रही है। इसमें अब मैं बहुत सारे डायमेंशन को कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी एसएससी पूछे, या फिर आप स्टेट सर्विसेज के लिए जा रहे हो या टीचर की परीक्षा के लिए, डीएसएसबी के लिए, तो आपका क्वेश्चन मिस ना हो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्या अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, जल विभाजक। तो जी हां, आंसर है हाँ,
अरावली जल विभाजक का भी कार्य करती है। कैसे करती है? ये हो गया अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स के पश्चिम से इधर से कुछ नदियां निकलती हैं। लूनी फेमस नदी है लूनी, और इधर से भी कुछ नदी निकलती है, स्पेशल नदी है बनास। तो मैं दो ही नदी का एग्जांपल देकर आपको बता दे रहा हूं कि लूनी और बनास के वाटर को डिवाइड करती है, इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये एक वाटर डिवीजन के रूप में या वाटर डिवाइडर के रूप में भी कार्य करती है। तो अरावली के पश्चिम से कौन सी नदी निकलेगी? लूनी। और अरावली के पूरब से कौन सी नदी निकलेगी? बनास। लूनी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो गुजरात के कच्छ के रन में जाकर खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और बनास इधर से निकलकर बनास के ही तट पर कोटा शहर बसा हुआ है, तो बनास कोटा से होते हुए चंबल में जाकर मर्ज कर जाती है। तो ये भी एक काफी फेमस रिवर है यहाँ की। इसके अलावा आप बच्चों यहां पर एक चीज और समझिएगा, ये जो अरावली है, अभी एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि अरावली किन दो के बीच में डिवाइडर का काम करती है? तो अरावली के एक तरफ ये देखिए, अरावली के एक तरफ पूरा का पूरा ये पंजाब का मैदान है, पंजाब का मैदान, और दूसरी तरफ इधर ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये मालवा पठार वगैरह का पोर्शन है, या तो ये मालवा का पठार। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि अरावली पंजाब के पठार को मालवा के पंजाब के मैदान को मालवा के पठार से क्या करती है? अलग करती है। तो यहां से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं तो आप इसको कर दीजिएगा। इसके अलावा बच्चों यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो रायसीना पहाड़ी की बात हो रही थी दिल्ली में, ये आज के डेट में दिल्ली का सबसे बड़ा जो भी प्रशासनिक क्षेत्र, जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट सरकारी इमारतें हैं, चाहे वो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, कोई भी जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय हो, सबकी बिल्डिंग्स इसी पहाड़ के आसपास विकसित की गई हैं या बनाई गई हैं। और इसका जो मॉडल तैयार किया था वो एडवर्ड लुटियन ने तैयार किया था। एडवर्ड लुटियन वो आदमी था जिसने राष्ट्रपति भवन डिजाइन किया, इंडिया गेट, कनॉट प्लेस दिल्ली का तमाम सारी चीजों को उसने आर्किटेक्ट किया था। तो एडवर्ड लुटियन ने दिल्ली में ये जो रायसीना हिल्स है उस वाले क्षेत्र को चुना था, और वहां पर उसने गवर्नर हाउस बनाया था। जो गवर्नर जनरल रहता था, वायसराय जिसको हम कहते थे, उसके लिए वो घर बनाया था। बाद में जब अंग्रेज यहां से छोड़कर चले गए तो वो वायसराय हाउस राष्ट्रपति को दे दिया गया। वो राष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति हाउस के रूप में वो अब जाना जाता है। तो याद रखना कि अरावली का जो एक रायसीना हिल्स वाला हिस्सा है या रायसीना की पहाड़ी वाला जो हिस्सा है जो दिल्ली में फैला हुआ है, उसके चारों तरफ पूरा का पूरा दिल्ली का जो प्रशासनिक ढांचा है, जिसमें राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रालय आते हैं, पार्लियामेंट आता है, उन सबकी बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया। और मोस्टली बिल्डिंग्स को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था एडवर्ड लुटियंस। बच्चों याद रखिएगा, ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड लुटियंस। इंडिया गेट को भी इसी ने डिजाइन किया था। अरावली के बाद हम लोग अगले जो मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करने वाले हैं बच्चों, वो है मालवा का पठार। ये जो मालवा का पठार है, इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है। बच्चों मालवा का पठार स्पेशली अरावली, ये जो अरावली है, और यहां पर एक और माउंटेन्स है जिसका नाम विंध्याचल है। अभी हम लोग इसकी भी बात करेंगे, अपने हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि में इसकी भी चर्चा किए थे। तो अरावली और इस विंध्याचल के बीच में ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को कहा जाता है मालवा का पठार। इस मालवा के पठार में इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं, जैसे कि चंबल, जैसे कि सिंध, जैसे कि बेतवा। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो यहां से विंध्याचल से निकलकर
जैसे चंबल हो गया, विंध्याचल से निकलकर इधर की तरफ चली जाएगी, यूपी में यमुना में जाकर मिल जाएगी। सिंध भी इसी तरीके से, बेतवा भी इसी तरीके से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का जो है कि एक स्पेशल क्षेत्र है मालवा। और राजस्थान का ये मध्य प्रदेश का आज के डेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल फीचर है, जियोग्राफिकल पार्ट है मालवा का पठार। और यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से भी आप देखोगे तो चंदेल वंश के राजा हों चाहे और भी जो राजा थे वो मालवा से शासन करते थे। तो मालवा का पठार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे ये क्वेश्चन बनाएंगे कि मालवा का पठार भारत के किस राज्य में विस्तृत है बच्चों, तो आपको याद रखना है उसका नाम है मध्य प्रदेश। और इसका एक जो नॉर्थ की तरफ यहाँ पे जो इसका बॉर्डर बनेगा, यहाँ नॉर्थ की तरफ बच्चों, यहाँ ये ग्वालियर की पहाड़ियां हैं। तो ग्वालियर की पहाड़ियों से ये खत्म हो जाएगा। यानी कि मालवा का जो पठार है, एक तरफ मालवा के पठार के आपको अरावली दिखेगी, एक तरफ मालवा के पठार के आपको विंध्याचल दिखेगा, और एक तरफ आपको यहां पर दिखने वाला है ग्वालियर की पहाड़ियां। छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उसको भी आप पठार भी कह सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्शन मालवा का पठार है। इसके बाद बच्चों मध्यवर्ती उच्च भूमि में जो अगली भौगोलिक संरचना की हम लोग बात करेंगे उसका नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का पठार। अच्छा, यहां पे मैं बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों एक साथ बता देता हूं। बुंदेलखंड और बघेलखंड बच्चों, एक्चुअल में ये दोनों जो पठार हैं पैरेलल हैं, और दोनों का जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। जैसे कि ये इधर की तरफ यूपी और इधर की तरफ एमपी, और इन दोनों के बीच में ये जो पठार हैं, इन्हीं दोनों पठार को हम एक को बुंदेलखंड का पठार और एक को बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार ये स्पेशली किसके लिए फेमस हैं? ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वो पार्ट हैं जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जहां पे नदियां भी नाम मात्र की हैं, बहती हैं, यहाँ पानी नाम मात्र का है, तो खेती के लायक यहाँ जमीन भी नहीं है, तो गरीबी यहाँ बहुत ज्यादा है, तो गरीबी है तो यहाँ पे अपराध भी बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डाकुओं का एक तरीके से गिरोह होता था वो कहीं ना कहीं बघेलखंड और बुंदेलखंड के हिस्से में ही पला बढ़ा। लेकिन यहाँ के लोगों का एक दूसरा पहलू भी है कि यहाँ के लोग बहुत बहादुर भी होते हैं। बहुत सारी ऐतिहासिक लड़ाइयों में इन्होंने अपनी जान की बिना परवाह करते हुए हिस्सा लिया, जान भी गंवाई, शहीद भी हुए। आला उदल का नाम आप सुने होंगे, और भी रानी झांसी की नाम सुने होंगे आप। तो बहुत सारे और भी इसके जो है कि फेमस लोग यहाँ से रहे। बुंदेलखंड का अगर हम भौगोलिक विस्तार देखें तो ये स्पेशली यूपी और एमपी के बॉर्डर पर फैला हुआ है। इस बुंदेलखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब चंबल की नदी या चंबल नदी मालवा के पठार से होते हुए बुंदेलखंड में घुसती है, तो बुंदेलखंड वाले पोर्शन में वो क्या करती है कि मिट्टी को बहुत ज्यादा काट देती है, मिट्टी को बहुत ज्यादा अपरदित करती है। पूरे भारत में आप याद रखना, चंबल नदी इकलौती नदी है जो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है। और जब ये जितना ज्यादा मिट्टी काटती है तो मिट्टी के बड़े बड़े टीले बनते हैं। टीलों का मतलब होता है बच्चों मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, और इन पहाड़ों को वहां पे चंबल में बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीहड़, बैडलैंड्स, बैडलैंड्स भी बोलते हैं इनको। तो ये जो बीहड़ हैं, इन बीहड़ के पीछे बहुत सारे डाकू आपको दिखेंगे छिपे हुए।
आज अब तो खत्म हो गए हैं, पहले आज से 40-50 साल पहले चंबल इसीलिए जाना जाता था अपने बीहड़ों के लिए, और इन बीहड़ों में बहुत सारे जो है कि डाकू हों, नक्सली हों, और भी मतलब समस्याएं जो है कि यहाँ पे पलती बढ़ती थी। तो कुल मिला जुलाकर बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये दो जो प्लेटोज हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि का, इसके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कि इलाहाबाद, चित्रकूट, जो कौसाम्बी वगैरह का, और इधर एमपी की तरफ रीवा सतना वाला जो क्षेत्र है, ये सब बघेलखंड में आ जाएंगे। और बुंदेलखंड में जैसे कि यूपी का आ गया झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, और एमपी का आपका ग्वालियर वगैरह वाला जो क्षेत्र है, वो सारे आ जाएंगे आपके बुंदेलखंड में। तो ये याद रखिएगा बुंदेलखंड और बघेलखंड के बारे में। अब बच्चों यहां पर जो अगली भौगोलिक क्षेत्र है मध्यवर्ती उच्च भूमि का, उसकी बात करते हैं। उसका नाम है विंध्यन पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी। एक और यहां पे बात करते हैं हम लोग विंध्याचल। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये हमारे मध्यवर्ती उच्च भूमि का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। और इसका जो विस्तार है, ये याद रखना, पहले सबसे पहले तो इसका विस्तार मेनली एमपी में है, लेकिन ये स्टार्ट होता है गुजरात के पास से। तो गुजरात की बाउंड्री लाइन से शुरू होकर एमपी होते हुए, यूपी टच करते हुए ये बिहार तक पहुंचता है, साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी थोड़ा बहुत फैल जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका विस्तार है। अगर पेपर में पूछा जाए कि विंध्याचल पहाड़ियों का या विंध्यन पहाड़ियों का सबसे ज्यादा विस्तार आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो बच्चों आपको बताना है कि मध्य प्रदेश। और इस विंध्याचल में स्पेशली कौन कौन से छोटे छोटे पहाड़ हैं जो इसके पोर्शन बनाते हैं, तो इसमें खजुराहो का नाम आप सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो खजुराहो की पहाड़ी पहले नंबर पे इसको डाल देता हूं। खजुराहो की पहाड़ी, खजुराहो की मूर्तियां, खजुराहो के मंदिर बहुत फेमस हैं। चंदेल राजाओं ने इनको आर्किटेक्ट किया था, बनवाया था। तो चंदेल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार इतिहास में पूछा गया है कि ये खजुराहो के मंदिर किसने बनवाया, तो आपको क्या बताना है, ये किसने बनवाया, ये बनवाया चंदेल लोगों ने। खजुराहो के बाद मैहर की पहाड़ी बहुत फेमस है, मैहर माता का मंदिर भी है और यहां मैहर की पहाड़ी भी है। ये जो मैहर की पहाड़ी है बच्चों, ये भी मध्य प्रदेश में आता है। ये भी किसका हिस्सा है, ये भी हिस्सा है विंध्याचल का। इसके अलावा यहां पर खुद विंध्याचल की पहाड़ी के नाम से एक पहाड़ है, तो ये विंध्याचल पहाड़ी हो गई। इसके अलावा मिर्जापुर की पहाड़ियां बहुत फेमस हैं उत्तर प्रदेश में, चुनार की पहाड़ियां, ये सब फेमस हैं। तो चुनार की पहाड़ी, मिर्जापुर की पहाड़ी, ये सब उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद एक लास्ट पहाड़ी जो आपको यहां पे दिखने वाली है, जो इसकी बॉर्डर बनाएगी, लास्ट में खत्म होगी, वो है कैमूर की पहाड़ी। और कैमूर की पहाड़ी बच्चों ये विंध्याचल का सबसे लास्ट पूर्वी भाग है, जो कि बिहार में जाकर खत्म हो जाता है। और इसी कैमूर की पहाड़ी पर सासाराम नाम का एक जगह है, जहां पर शेरशाह सूरी का मकबरा, जो टोम्ब है, शेरशाह सूरी का जो टोम्ब है वो स्थित है। कई बार क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, तो वो सासाराम में है। और सासाराम कहां है, कैमूर की पहाड़ी, बिहार में। इस विंध्याचल पर्वत के बारे में एक चीज और समझिए कि जो पूरा का पूरा विंध्याचल है, लाल बलुआ पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये इस पूरे माउंटेन्स में, विंध्याचल के पूरे माउंटेन्स में, या पूरी सीरीज में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, अपने पत्थरों के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो यहां से खूब सारे पत्थर निकाले जाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल यहां से बहुत ज्यादा निकलता है, चाहे सीमेंट उद्योग हो या फिर पत्थर हो, वो सब के सब आपको यहां से मिलेंगे विंध्याचल की पहाड़ियों से। इसके अलावा बच्चों आप ये समझ लो एक चीज और, कि ये जो विंध्याचल है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, विंध्याचल की सर्वोच्च बिंदु या चोटी,
विंध्याचल का जो सर्वोच्च बिंदु है इसको हम कहते हैं, ये कहां पर है विंध्याचल का सर्वोच्च बिंदु? ये आपको मिलने वाला है सद्भावना शिखर के रूप में। यह है सद्भावना शिखर। तो सद्भावना शिखर यहां का सबसे ऊंचा बिंदु है, जो कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो अगला हिस्सा है बच्चों, जिसकी हम लोग यहां पे अब बात करेंगे, वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। बच्चों ये जो छोटा नागपुर पठार है, इसका लोकेशन पहले आप ये जान लो कि इसका लोकेशन मेनली तो झारखंड में है, लेकिन इसके अलावा ये थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत उड़ीसा, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल या फिर थोड़ा बहुत बिहार, इनमें भी फैला हुआ है। लेकिन मेन 90% जो है वो कहां पर है आपको? छोटा नागपुर पठार, झारखंड में। और इस छोटा नागपुर पठार की सबसे बड़ी जो खास बात है कि ये सबसे खनिज संपन्न क्षेत्र है भारत का। सबसे ज्यादा खनिज संपन्न क्षेत्र। तो पूरे इंडिया में अगर सबसे ज्यादा कोई मिनरल रिच एरिया है, खनिज संपन्न क्षेत्र है, तो वो छोटा नागपुर का पठार है। इसलिए इस क्षेत्र को, इसीलिए से छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर क्षेत्र। एक्चुअल में जर्मनी में एक जर्मनी में एक क्षेत्र है रूर, रूर नाम का, जहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ऐसे ही भारत में सबसे ज्यादा मिनरल छोटा नागपुर में मिलते हैं, तो हम निकनेम इसको दे देते हैं कि ये भारत का रूर हो गया। जर्मनी के रूर में मिल रहा है, ऐसे भारत के छोटा नागपुर में, तो ये भारत का रूर हो गया। यहां से स्पेशली कोयला और लोहा, ये दो सबसे मेन खनिज हैं, आयरन, लौह अयस्क, और इसके अलावा जो है कि कोयला। कोयला का तो पूरा का पूरा स्टोर छोटा नागपुर में ही है। बोकारो, धनबाद, रांची, झरिया, ये सारे के सारे जो है ये आपको यहीं पे मिलने वाले हैं क्षेत्र। छोटा नागपुर पर एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस ने बनाया था 2020 वाले पेपर में कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो बच्चों छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची बिंदु या सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है पारसनाथ। याद रखिएगा, पारसनाथ यहाँ की सबसे ऊंची बिंदु है। कई बार क्वेश्चन एसएससी भी अब पूछती रहती है कि छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा बिंदु बताइए, तो आप बता देना पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार से कुछ इंपॉर्टेंट नदियां निकलती हैं, 2-3 नदियों के नाम आप जान लो। स्पेशली यहां से 2 नदी तो आप बिल्कुल जानो, एक दामोदर और एक स्वर्ण रेखा। ये 2 नदियां यहां से निकलने वाली बड़ी फेमस नदी है। दामोदर पूरे भारत में ऐसी नदी है जिसकी घाटी में यानी जिसकी वैली में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, इसीलिए इसको कहा भी जाता है भारत की खनिज नदी। खनिज से संपन्न नदी है बिल्कुल दामोदर। और दामोदर जब झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, तो वेस्ट बंगाल में दामोदर का गंदा पानी पहुंचता है। क्यों? क्योंकि झारखंड में पहले दामोदर से कोयला निकालते हैं लोग, तो जब कोयले का खनन होता है दामोदर नदी घाटी में, तो ये नदी पूरी की पूरी गंदी हो जाती है। और गंदा पानी लेकर जब ये बंगाल में पहुंचती है, तो बंगाल में बहुत ज्यादा जो है कि क्राइसिस हो जाती है। इस वजह से बंगाली लोग इसको दुख के रूप में या कह लीजिए कि ट्रेजेडी के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए से दामोदर नदी को सारो ऑफ बंगाल बोला जाता है। अब फाइनली आगे जाकर हुगली में मर्ज हो जाती है, तो हुगली की ये ट्रिब्यूटरी है दामोदर, छोटा नागपुर प्लेटो से निकलेगी, झारखंड के हिस्से से होते हुए वेस्ट बंगाल में घुसेगी और फाइनली हुगली में जाकर ये मर्ज होगी। इसके अलावा स्वर्ण रेखा, ये भी छोटा नागपुर से निकलेगी, लेकिन ये बंगाल की तरफ न जाकर ये उड़ीसा की तरफ चली जाएगी और उड़ीसा से होते हुए फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। लेकिन स्वर्ण रेखा के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी रेत में बालू होता है, इसकी रेत में सोना होता है।
इसकी रेत में क्या मिलता है? सोना। इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? स्वर्ण रेखा। तो बच्चों याद रखिएगा, ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर के पठार के बारे में इतनी चीजें आपको अच्छे से जाननी है। अब हम लोग यहाँ पर एक चीज और समझते हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि का जो अगला हिस्सा है, जिसको हम मेघालय पठार कहते हैं। मेघालय पठार। इस मेघालय पठार को शिलांग पठार के नाम से भी जाना जाएगा, शिलांग पठार, या फिर इसी को हम कार्बी एबलांग का पठार भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बी एबलांग का पठार। तीनों में से बच्चों कोई भी नाम अगर आपके सामने दिखेगा तो आप बिल्कुल बता देना कि ये तीनों लगभग एक ही चीज है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अगर आप इसका लोकेशन देखोगे तो इसका बच्चों लोकेशन आपको मेघालय में दिखेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो आपको लगेगा कि ये तो हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखना, एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पठार यही है, क्योंकि मेघालय का पठार जिन चट्टानों से बना है, उसकी जो संरचना या उसका जो भी संगठन है, उसको देखकर ये लगता है कि ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट नहीं है, ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में जो चट्टानें, जो चीजें मिल रही हैं, खनिज वगैरह, सेम वही चीज आपको मेघालय पठार में मिलेंगी। तो मेघालय का पठार यहां पे आपको याद रखना है कि ये किसका भाग है? तो यह प्रायद्वीपीय, जिस प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग बात कर रहे हैं या प्रायद्वीपीय पठार की हम बात कर रहे हैं, तो यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो अब क्वेश्चन यहां पर बच्चों ये बनता है कि आखिर ये हमसे दूर कैसे चला गया? तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। ये देखिए, जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, और इस प्रायद्वीपीय पठार को मैंने दो पार्ट में बांटकर आपको शुरू में ही बांट दिया था। एक मैं बताया कि मध्यवर्ती उच्च भूमियां जो यहां पढ़ेंगे, और दूसरा जो दक्कन का पठार है यहां पढ़ेंगे। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि होगी, मध्यवर्ती उच्च भूमि, और इधर नीचे की तरफ ये हो गया दक्कन का पठार। अब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन था यहां तक था, लेकिन इसका जो विस्तार था बच्चों, ये ऐसे करके ये आगे तक यहां तक चला गया। अब ये वाला है जो हिस्सा, ये है मेघालय का पठार, और ये आज के डेट में क्या है कि दो नदियों के कारण ये वाला हिस्सा अलग हो गया है। इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी, इन दोनों की वजह से यहां पर एक घाटी बन गई है, यानी एक गैप बन गया है। और इस गैप के कारण ये जो मेघालय का पठार है, आप देख रहे होंगे चित्र में कि ये क्या है कि प्रायद्वीपीय पठार से थोड़ा अलग छिटक गया है, यानी इनके बीच में ये जो गैप यहां पे दिख रहा है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की ये जो घाटी है, इसने क्या किया, यहां पर एक गैप क्रिएट कर दिया है। इसको बच्चों वेस्ट बंगाल में मालदा गैप के नाम से जाना जाता है। ये मालदा गैप है। यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं, और राजमहल की पहाड़ियों के तुरंत बाद ये मालदा गैप आता है, और फिर मेघालय का पठार आता है। तो याद रखिएगा, जो मेघालय का पठार है वो संरचना, निर्माण सभी की दृष्टि से क्या है, किसका पोर्शन है बच्चों? वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं, जो ये प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा वाला हिस्सा है, जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस दक्कन के पठार में स्पेशली कौन कौन से पोर्शन आएंगे, थोड़ा उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सतपुड़ा को। ये जो सतपुड़ा है बच्चों, इसका नाम ही सतपुड़ा है। सतपुड़ा का मतलब होता है 7 पहाड़ियों की एक श्रृंखला। तो बहुत बार पेपरों में पूछता है कि 7 पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में कौन है, तो आपको याद रखना है कि वो है सतपुड़ा। 7 पहाड़ियों की यह एक श्रृंखला है।
बच्चों यहां पर एक चीज और समझिएगा कि ये जो इसका जो लोकेशन है, सतपुड़ा का जो विस्तार है, वो स्पेशली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से होते हुए छत्तीसगढ़ तक है। तो ये तीन स्टेट स्पेशली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इनमें जो है कि सतपुड़ा फैला हुआ है। सतपुड़ा बच्चों एक प्रकार का ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स, या फिर इसको आप कह सकते हो एक तरीके से यह बंद पर्वत है, ब्लॉक है ये। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि इस माउंटेन्स के दोनों तरफ दो नदियों की खाइयां हैं। एक तरफ आपको इसके नर्मदा नदी की घाटी मिल जाएगी और दूसरी तरफ ताप्ती नदी की घाटी मिल जाएगी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियों के बीच में स्थित होने के कारण सतपुड़ा एक प्रकार से क्या हो गया? सतपुड़ा एक प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स हो गया, जो 7 पहाड़ों के रूप में फैला हुआ है। इस सतपुड़ा की कुछ प्रमुख पहाड़ियों को अगर हम लोग देखें तो उसमें महादेव की पहाड़ी सबसे ज्यादा फेमस है बच्चों। ये जो महादेव की पहाड़ी है, इसका लोकेशन आपको एमपी में दिख जाएगा, मध्य प्रदेश में। और यहीं पे इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी आपको दिख जाएगी। और इसी धूपगढ़ के पास बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का स्थित है। तो फिर से आप ध्यान देना कि महादेव की पहाड़ी इस सतपुड़ा का एक हिस्सा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस महादेव पहाड़ी का सबसे ऊंचा बिंदु धूपगढ़ इस पूरे सतपुड़ा श्रृंखला की सबसे ऊंची बिंदु है, जिसका लोकेशन आपको कहां पे दिखने वाला है? मध्य प्रदेश में। और इसी धूपगढ़ के पास आपको एक टूरिस्ट प्लेस भी दिखने वाला है जिसका नाम है बच्चों पंचमढ़ी। इसके अलावा इस सतपुड़ा में एक और बहुत फेमस पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाल की पहाड़ी। बच्चों ये जो मैकाल की पहाड़ी है, ये बिल्कुल लास्ट बॉर्डर बनाती है सतपुड़ा की, स्पेशली एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर लाइन पर। तो मैकाल की पहाड़ी का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। और इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, मैकाल की पहाड़ी का जो सर्वोच्च बिंदु है, इसका नाम है बच्चों अमरकंटक। तो कई बार इसको अमरकंटक की पहाड़ी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कभी मैकाल कह दो, कभी अमरकंटक कह दो, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैकाल की पहाड़ी का ही एक पार्ट है अमरकंटक, जो इसका सर्वोच्च बिंदु है। और ये सतपुड़ा की पूरी श्रृंखला का धूपगढ़ के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इस मैकाल या अमरकंटक से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, साउथ इंडिया की तरफ जाती हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया की तरफ आती हैं। तो इसमें स्पेशली नर्मदा, ये भी आपको मैकाल से निकलते हुए दिखने वाली है। एक साउथ इंडिया से आकर गंगा में मर्ज होती है, सोन नाम सुना होगा, पटना में गंगा से मर्ज होती है, ये भी आपको वहीं से मिलने वाली है। उड़ीसा का शोक कहलाने वाली महानदी, ये भी कहीं ना कहीं मैकाल के आसपास से ही छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो यहाँ पर एक और नदी है महानदी, और एक लास्ट और नदी एक नीचे की तरफ भी जाती है वेनगंगा, जो कि आगे चलकर गोदावरी में मर्ज हो जाती है। तो ये भी मैकाल की पहाड़ी से निकल रही है। तो मैकाल की पहाड़ी से बहुत सारी इंपॉर्टेंट नदियां निकल रही हैं, जो कि ये है। इसके बाद बच्चों सतपुड़ा के बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी और चर्चा करने वाले हैं दक्कन के पठार के जो एक और हिस्से के रूप में दंडकारण्य के पठार का। ये जो दंडकारण्य का पठार है बच्चों, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो दंडकारण्य का पठार डेक्कन प्लेटोज के हिस्से के रूप में माना जाता है। कभी कभी हम इसको मतलब कुल मिलाजुला कर ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ये जो छत्तीसगढ़ है और ये जो दंडकारण्य का पठार है, ये एक वहां की फेमस नदी है इंद्रावती, उसके लिए बड़ा फेमस है। इस इंद्रावती को लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं। इसी इंद्रावती पे एक बहुत फेमस झरना है जिसका नाम है बच्चों चित्रकूट।
और इस चित्रकूट झरने को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है कि कौन सा झरना भारत का नियाग्रा कहलाता है, तो वो चित्रकूट है। और ये आपको कहां पर मिलने वाला है? छत्तीसगढ़ में। कौन सी नदी पर मिलने वाला है? इंद्रावती नदी पर। इसके अलावा बच्चों, दक्कन के पठार का एक और हिस्सा जो है उसका नाम है रायलसीमा का पठार। ये जो रायलसीमा का पठार है, यहीं पर एक और पठार का नाम ले रहा हूं, तेलंगाना का पठार। ये जो तेलंगाना का पठार है, ये दोनों लगभग एक ही पोर्शन है, लेकिन अब बंटवारा हो गया दोनों स्टेट्स का 2 जून 2014 को। तो रायलसीमा वाला हिस्सा चला गया आंध्र प्रदेश के पास, और तेलंगाना वाला जो हिस्सा है वो तेलंगाना स्टेट के पास चला गया। तो तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश दोनों के पास ये जो पठार है, ये कहीं ना कहीं डेक्कन प्लेटोज का ही एक पार्ट है। इसके बाद एक और पठार हम लोग नाम सुनते होंगे, जिसका नाम है बच्चों मैसूर का पठार। ये जो मैसूर का पठार है, ये भी इन्हीं के पास फैला हुआ है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो कर्नाटका में है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह डेक्कन प्लेटोज का एक पोर्शन एक्सटेंड हुआ है, जिसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से हम जान रहे हैं। मैसूर प्लेटोज कर्नाटका में, रायलसीमा प्लेटोज आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना प्लेटोज तेलंगाना स्टेट में। सबसे लास्ट जो आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, वो दक्कन के पठार की बात करते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र वाला पोर्शन। तो ये जो दक्कन का पठार है, ये जो स्पेशली एमएच में फैला हुआ है, यानी कि महाराष्ट्र में जो फैला हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। इस दक्कन के पठार का जो निर्माण हुआ है बच्चों, ये ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, याद रखिएगा। ये जो ज्वालामुखी का लावा होता है, उसी से इसका निर्माण हुआ है। ये लावा जब ठंडा हुआ तो जम गया तो ठोस हो गया, और ठोस हो गया तो चट्टान बन गया। तो कौन सा चट्टान बना यहां पर? बेसाल्ट चट्टान। तो आप याद रखिएगा कि इस दक्कन के पठार पर मोस्टली आपको कौन सी चट्टानें मिलने वाली हैं? बेसाल्ट चट्टानें मिलने वाली हैं। फिर इन बेसाल्ट चट्टानों में क्या होना शुरू होगा? अपरदन या अपक्षय होना शुरू होगा। सपोज करिए कि इस पर अपरदन होना शुरू हुआ, और अपरदन यानी इरोजन जब होना शुरू हुआ, तो बेसाल्ट की चट्टानों का जो भुरभुरा टूटा हुआ रूप इकट्ठा हुआ, उससे एक सॉइल बना, यानी एक मिट्टी बनी, जिसको हम कहते हैं काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी अपने कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए जानी जाती है, जो कपास और प्याज वगैरह की खेती के लिए बड़ी फेवरेबल होती है। तो इस वजह से इस काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी हम कहते हैं। तो पूरा का पूरा जो डेक्कन प्लेटोज है, वो काली मिट्टी से भरा पड़ा है महाराष्ट्र का। और डेक्कन प्लेटोज हमारे पूरे साउथ इंडिया के सभी प्लेटोज का ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ओरिजिनल रूप है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में इसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। तो बच्चों, आज की ये जो वीडियो थी, इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया स्पेशली अपने प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, पहले मैंने उसको समझाया। फिर उसके बाद उसके दो पोर्शन मैंने कर दिए, एक मध्यवर्तीय उच्च भूमिया और दूसरा डेक्कन प्लेटोज। और उनके जो सब पार्ट थे छोटे छोटे हर स्टेट्स में जहां पर ये फैले हुए हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी गई इस वीडियो में, और जो तमाम आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभदायक होगी। तो आप लोग वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो पसंद आपको जरूर आएगी। इसको लाइक करिएगा, से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों।